नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग फिजिक्स में हीट एंड टेम्परेचर का पहला क्लास अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो ज़रूर से करिएगा। आज दूसरा क्लास है ये हम लोगों का। देखिए स्पेशली इस सीरीज़ में आपको कैसे चीज़ें कराई जा रही है, तो लेटेस्ट पैटर्न पे जितने सवाल आपके पूछे गए हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो चाहे थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और देखिए हीट एंड टेम्परेचर स्पेशली एक ऐसा चैप्टर है ये फिजिक्स में। अगर एलपी का अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो सीबीटी 1 में भी आपसे पूछा जाएगा और सीबीटी 2 में भी आपसे पूछा जाएगा। और इवन एलपी ही नहीं, अगर आप टेक्नीशियन का पेपर देखे होंगे, जेई का पेपर देखे होंगे, ग्रुप डी का पेपर देखे हो या फिर एनटीपीसी में, यहाँ पे इसका क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे गए, स्पेशली एनटीपीसी और आरपीएफ में। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को इस सिस्टमेटिक वे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये वे में हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्लास में हमने टेम्परेचर स्केल के थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, इसको भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए जितने टाइप बाई टाइप में चलूंगा एकदम। टेम्परेचर स्केल के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन आए थे और जो आगे आने की संभावनाएं हैं, और इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको करके नहीं जाने। जितने मैंने करा दिए भाई, किसी भी बुक किसी भी टीचर के आप उठा सकते हैं, आपका हर एक क्वेश्चन आपका बन रहा होगा। ये 15 क्वेश्चन ऐसे हैं दमदार क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए हैं, कंसेप्ट भी दे दिए, थ्योरी भी दे दिए, ठीक है। तो चलिए अब जो दूसरा जो पार्ट है आपका हीट एंड टेम्परेचर में, वो है हम लोगों का स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। यानी कि एक है आप जिसको बोल रहे हैं लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस पे भी हम लोग आएंगे, विशिष्ट जिसको आप कहते हैं ऊष्मा। और यहाँ पे स्पेशली तो देखिए अलग से भी आपको इंडिविजुअली स्पेसिफिक हीट से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लेटेंट हीट से भी पूछा जाता है, और दोनों को कंबाइन करके यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो इसको ख़त्म करने में हम लोग 2 से 3 क्लास लगाएंगे। देखिए आज के क्लास में पूरा थ्योरेटिकल कैसे फार्मूला डिराइव्ड हुआ, क्या कंसेप्ट है स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट से पहले हम लोग समझेंगे जो सेंसिबल हीट होता है, संवेदनीय ऊष्मा होती है, उसके फिर हम लोग समझेंगे लेटेंट हीट के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। हर एक चीज को बारीकी से समझने के साथ साथ अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसेप्चुअली क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट हो जाता है हीट एंड टेम्परेचर का। देखिए हीट एंड टेम्परेचर में कहा जाए तो सबसे टफेस्ट पार्ट आपका यही है। और टेम्परेचर स्केल से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो करा दिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये बहुत अच्छा आपका एक टॉपिक है, छोटा है लेकिन बहुत ट्विस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। अभी बीपीएससी का जो टीचर का पेपर हुआ यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बने हैं। थर्मल कंडक्टिविटी से सीबीटी 2 में लिखा हुआ है हर साल, इस बार नहीं आया क्योंकि इस बार का पैटर्न ही बड़ा अजीब रखा गया। गैसियस लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके एनटीपीसी के एग्जामिनेशन के लिए, आप उठा के देख सकते हैं। या अदर स्टेट के जितने भी आप एसएससी दे रहे होंगे, बिहार एसएससी, जेएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ पे सवाल आपके बनेंगे। और एक एक्स्ट्रा में जो भी टॉपिक बचेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है भाई, ये क्लियर हो गया आपका आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए आज का टॉपिक से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम लोगों को पढ़ना है भाई स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है। स्पेसिफिक हीट और क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेटेंट हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट को क्या कहेंगे हिंदी में, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। और लेटेंट हीट को क्या कहेंगे हम लोग, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। एकदम बारीकी से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए जैसे कि अगर आपके पास बात किया जाए, हम स्पेसिफिक हीट से पहले हम समझते हैं हीट के बारे में। अभी मैं एक बीकर लिया हूँ, ठीक है, इस बीकर में मैंने पानी ले लिया इस प्रकार से, ठीक। अब ये पानी है, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये है आपका वाटर। और ये वाटर का जो तापमान है वो अभी रूम टेम्परेचर के बराबर, थोड़ा सा उससे अधिक मान के चलते हैं, 26 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आज जो मौसम है अक्टूबर नवंबर महीने में। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको हीट सप्लाई किया, ठीक। जैसे ही आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, आपने क्या किया, हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया। अब हीट सप्लाई करने से होता क्या है समझिए। पहले ये बताइए जो वाटर है ये आपका, ये किस स्टेट में है, ये आपका लिक्विड स्टेट में है ना। लिक्विड स्टेट में कहने का मतलब क्या है भाई, ये आपका वाटर क्या है, मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा, ये आपका एक पदार्थ है।
ये पदार्थ क्यों है ये आप बता पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने मैटर चैप्टर में 14-15 क्लासेस लिए हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पदार्थ इसीलिए क्योंकि इसका अपना एक भार है और ये क्या करती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है। और अगर ये पदार्थ है यानी कि ये किससे मिल करके बने होंगे, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होंगे, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। इसी पार्टिकल्स को आप आगे जाके फर्दर क्लासिफाई करेंगे एटम में, फिर और जब रिसर्च किया जाएगा तब देखेंगे कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को नहीं आना है, अभी हम लोगों को ये चलना है कि पानी क्या है भाई, एक पदार्थ है, यानी कि एक मैटर है। क्यों है, क्योंकि इसका अपना एक भार होता है और ये स्पेस को ऑक्युपाई करता है। और अगर ये पदार्थ है इट मीन्स ये क्या होगा भाई, छोटे छोटे कणों से यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब कि ये पानी जो आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से पानी एक जो पदार्थ है, तो यहाँ पे छोटे छोटे इस प्रकार से क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। तो आप जब हीट इसको सप्लाई करेंगे, जब आप हीट सप्लाई करेंगे इस पानी को, तो हीट सप्लाई करने से ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स में आपको क्या मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। तो जब लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, तो जब दो पार्टिकल्स देखेंगे तो दो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होती है। क्या होती है, कुछ स्पेस होती है। और इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है, कमजोर होने लगता है। किस स्टेज में, लिक्विड स्टेज में। और इसके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अब इसके पास आ गई है, यानी कि जीरो नहीं है। ठीक है, ये किस स्टेज की बात हो रही है, लिक्विड स्टेट की बात हो। यानी कि जब हम लिक्विड स्टेज की बात कर रहे हैं या लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये है कि जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं, इस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होंगे कि उसके बीच में कुछ स्पेस होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ जितना भी आपको पार्टिकल्स दिखाए गए, इसके बीच में क्या होंगे, आपके स्पेस होंगे। इसके पास क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होंगे। और इसके बीच जो लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल है, यानी आकर्षण बल जो है, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। और अब क्या होगा, जैसे ही आपने हीट देना प्रारंभ कर दिया है, हीट देना आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, और अब आपने क्या किया, एक थर्मामीटर लेकर के आया आपने, ठीक है। इस प्रकार से अब आपने थर्मामीटर में इस पानी का आप टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट कर दिए, जैसे जैसे आपने हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया। तो आपने ये देखा कि कुछ समय के बाद इस पानी का जो तापमान है यहाँ पे आपको दिखा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये जो पदार्थ का जो प्रॉपर्टीज था, अब ये पदार्थ का प्रॉपर्टीज अब चेंज हो रहा होगा। यानी क्या चेंज हो रहा होगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच का जो मॉलिक्यूलर स्पेस था, वो अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी अब क्या आने लगेगी, मैक्सिमम आ जाएगी। मैक्सिमम अभी नहीं कहेंगे, मैक्सिमम मैं थोड़े देर के बाद कहूंगा। यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी मोर, यानी कि पहले से अधिक आ जाएगी। और भी जैसे हम हीट देते चले जाएंगे, तो जब ये थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस दिखा देगा, इट मीन्स कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में अब क्या हो गया है भाई, मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत अधिक हो गया, यानी लार्ज मॉलिक्यूलर स्पेस हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो चुका है यहाँ पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जीरो हो चुका है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, आपकी मैक्सिमम। यानी अब ये जो पार्टिकल का जो आप देख रहे थे प्रॉपर्टीज, और अब जो आप ये प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चेंज होते हुए आपको दिख रहा है ना। अब समझिएगा, ध्यान देखिए, मैंने कहा ना बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा भाई, ये हीट काम कैसे करता है, टेम्परेचर बढ़ कैसे रहा होता है, इसको समझिए आप। हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टीज है, पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या होने को देखने मिल रही है, आपको चेंज होते हुए देखने को मिल रही। क्यों, जैसे जैसे आपने हीट देते चले गए, जैसे जैसे आपने हीट को सप्लाई किया, तो हीट के सप्लाई करने से, यानी जो आपने हीट दिया, इसके सप्लाई करने से क्या हुआ, आपने बोला सर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ, पहले ये बताइए। ये इसीलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि जो लिक्विड स्टेज में जो पार्टिकल्स थे, जब उसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था, उस समय जो इसके बीच मॉलिक्यूलर स्पेस थी, वो थोड़ी सी क्या थी, थोड़ी बहुत उसके बीच मॉलिक्यूलर स्पेस थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई वहां पे था, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए थे। और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी, लेकिन थी उसके पास। लेकिन जैसे ही आपने उसको हीट सप्लाई किया, तो उस पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज अब धीरे धीरे चेंज करने लगी। और जब इतना आपने हीट दे दिया कि उसके बीच का जो स्पेस था वो बहुत अधिक हो चुका,
उसके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नेग्लिजिबल हो चुका है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी थी। यानी अब ये पानी का जो तापमान आपने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तब ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिला, और जब ये पानी 26 डिग्री सेल्सियस पे था तो ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिला। यानी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला सर, प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिला। क्यों? क्योंकि आपने इसके पार्टिकल्स को हीट जैसे जैसे सप्लाई करते हैं तो उसकी पार्टिकल्स ने अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करती चली गई। कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे, यही पानी, ठीक है, कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे कि अब यही पानी क्या करेगा भाई, अब आपका भाप बन करके ऊपर निकलने लगेगा, है ना। लेकिन अब इस केस में जब आप थर्मामीटर लगाए हुए रहेंगे तो इस केस में आप यहाँ पे हीट कंटिन्यू सप्लाई किए जा रहे हैं, यानी कि आपने गैस में एक बीकर लिया है, पानी चढ़ाए हुए है। इस केस में जैसे ही आपका 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, अभी भी आपने गैस को बंद नहीं किया, हीट सप्लाई किए हुए, तो अभी भी थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि जब आपने 100 डिग्री सेल्सियस में आप पहुंच चुके हैं, यानी कि ये पानी का आपने क्या ऑक्युपाई कर लिया है, क्वथनांक बिंदु, यानी कि आपने पानी के बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लिया है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, उसके बीच स्पेस एकदम बहुत अधिक हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक हो चुकी है, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स अब भागना शुरू कर रहे हैं। यानी कि किस स्टेज में निकलना स्टार्ट कर रहे हैं, वेपर फॉर्म में, यानी कि गैसियस स्टेज में। यानी कि आप जब हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये जो आपने थर्मामीटर लगाया है, ये थर्मामीटर इस टेम्परेचर को मेजरमेंट ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इस पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज को ये चेंज करने में लग चुकी है। यानी कि अब यहां से क्या कर रहा है भाई, ये पार्टिकल्स यहां से भाग रहा है, यानी कि अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी अपनी अवस्था को चेंज कर रहा है। यानी कि पानी से अब ये किस फॉर्म में जा रहा है, गैसियस फॉर्म में जा रहा है। यानी कि ये वो ऊष्मा है जो टेम्परेचर तो पदार्थ का इंक्रीज नहीं करती है, लेकिन ये क्या करती है, अवस्था में बदलने का कार्य करती है। तो इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि गुप्त ऊष्मा क्यों कहा, यानी आपने लेटेंट हीट इसको क्यों कहा, क्योंकि ये गुप्त है, यानी कि छुपी हुई ऊष्मा है। ये छुपी हुई ऊष्मा किससे, इस थर्मामीटर से। ये थर्मामीटर ने इस ऊष्मा को जो आपने सप्लाई किया ना, इसको इसने मेजरमेंट नहीं कर पाया, इसलिए आपने इसको कहा गुप्त ऊष्मा। और ये ऊष्मा आखिर गई कहाँ, जब आपने पानी को दिया तो ये ऊष्मा क्या किया, इसके स्टेट को चेंज करने में लग गया, यानी कि उसके स्टेट को चेंज करने में लग गया। लेकिन यही अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप ये हीट सप्लाई कर रहे हो तो आप देख रहे थे ये थर्मामीटर क्या दिखा रहा था, टेम्परेचर को इंक्रीज होते हुए दिखा रहा था। यानी इस हीट को आप क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं संवेदनीय ऊष्मा। यानी कि यहां से अब 2 पॉइंट सीखने वाली चीजें हैं। देखिए 2 पॉइंट क्या, कि अगर आप हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप हीट सप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो चेंज होगा, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आपने हीट सप्लाई किया तो रूम टेम्परेचर में ये क्या था, 26 डिग्री सेल्सियस, फिर 50 डिग्री सेल्सियस, फिर बॉइलिंग पॉइंट का ऑक्यूपाई कर लिया, तो टेम्परेचर चेंज देखने को मिला। लेकिन दूसरे केस में आपने जिसको कहा लेटेंट हीट, आप हीट तो दे रहे थे, इसके बावजूद भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन इसने क्या किया था, ये हीट ने क्या किया, ये थर्मामीटर से छुप लिया, यानी कि थर्मामीटर ने इस हीट को नहीं पकड़ पाया, इसीलिए तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि ये छुपी हुई ऊष्मा होती है और ये काम क्या करती है, स्टेट को चेंज करने का काम करती है, यानी कि अवस्था को बदलने का काम करती है। इट मीन्स दूसरा पॉइंट ये हम समझ में आया कि अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा ही, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर मे नॉट चेंज, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मे नॉट चेंज, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा ही। हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो। यहाँ पे अब फिर क्या होगा, अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर स्टेट चेंज होने लगेगा, यानी कि अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन मतलब ये है कि जैसे ये आपका एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है भाई, ये क्या है, बर्फ का टुकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपने इस बर्फ के टुकड़े को क्या क्या हीट सप्लाई किया, ठीक है, या आपने हीट दिया, या आपने हीट दिया, तो आपने हीट दिया और यहाँ पे आपने क्या किया, एक थर्मामीटर इस प्रकार से लगाया हुआ है, ठीक है, थर्मामीटर आपने इसको लगाया हुआ, थर्मामीटर आपने लगाया हुआ है और आप हीट सप्लाई किए हुए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी ये थर्मामीटर क्या दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है, ठीक है। कुछ देर तक ये थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा, जब तक कि ये बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल ना जाए।
तो आपने मान के चलिए कि 10 कैलोरी आपने उष्मा दिया, तो ये बर्फ का टुकड़ा अभी इतना पिघला है, इतना बचा हुआ है और इतना अभी पानी में पिघल चुका, ठीक है। तो भाई देखिए, ये अगर यहाँ पे भी थर्मामीटर लगाइए रखिए या यहाँ पे भी लगाइए रखिए, तो यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। फिर आप यहाँ पे और उष्मा दे दिए 20 कैलोरी, और उष्मा कंटिन्यू हीट दिए जा रहे हैं 20 कैलोरी, तो अभी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा अब जाके पानी में चेंज हो जाएगा। तो अब आप जब 20 कैलोरी उष्मा दिए तब तक आपका जो थर्मामीटर अब क्या दिखाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 20 कैलोरी के बाद जैसे ही आप 21 कैलोरी उष्मा को बढ़ाए हैं, अब ये थर्मामीटर क्या करने लगेगा, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर में चेंज होते हुए आपको दिखेगा। यानी आपको ये समझ में आया कि ये जो आप उष्मा दे रहे थे यहाँ पर जो ये उष्मा दे रहे थे, ये उष्मा ने क्या काम किया, इस उष्मा ने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज किया? नहीं, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, टेम्परेचर नॉट चेंज, इसने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, इसने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, इसने क्या किया, स्टेट को चेंज करने में इस उष्मा ने अपना कार्य लगाया। लेकिन ये जो उष्मा आपने दिया, इसने क्या किया, इसने बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि अब ये लिक्विड ही है, अब यहाँ पे आप हीट देते जाएंगे फिर से, तो आप अगर यहाँ से 30 कैलोरी दे दिए तो अब इसका तापमान अगर आप थर्मामीटर में देखेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वो टेम्परेचर है, यानी कि ये वो हीट है जिसने क्या किया, बॉडी का तापमान को इंक्रीज कर दिया। तो ये बेस्ट 2 एग्जाम्पल है जो आप समझ पा रहे होंगे कि आप हीट जब तक देंगे तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है। ये आपका यहाँ सामने जीता जागता उदाहरण है, और टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि स्टेट में चेंज होना, यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब ये है, क्या है, ये है आपका बर्फ है, ठीक है। बर्फ से ये क्या बदलेगा, आपका पानी में बदल जाएगा, ठीक है। पानी के बाद जब आप इसको हीट देंगे तो फिर ये क्या चीज बदल जाएगा, ये आपका वेपर में, या फिर बोल सकते हैं भाप, या फिर आप इसी को गैसियस स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टेट में बदलना, बर्फ से पानी का बदल जाना, पानी का गैस में बदल जाना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये जैसे पानी है, ठीक है भाई, ये आपका पानी है, ये आपका बर्फ है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए गैस है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए गैस है। इस बर्फ का जो टेम्परेचर है ये -6 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसको क्या किए हैं, यहाँ पे हीट दिए आपने, ठीक है, आपने हीट दिया, तो आप इसका हीट दिए हैं तो अब इसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, बढ़ेगा, -6 से 0 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये क्या किया, टेम्परेचर चेंज हुआ है -6 से जी, यानी कि यहाँ पे कौन सी उष्मा हो गई है, आपका यहाँ पे सेंसिबल हीट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी ये आपका जो बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अभी ये पानी का भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे आप इसको हीट दिए जा रहे हैं। तो भाई देखिए, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान में चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ये हीट आपने दिया, इसको आपने क्या कहा, गुप्त उष्मा। लेकिन अब फिर इसको आप जब हीट दिए जा रहे हैं, अब इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, यानी ये कौन सा हीट हो गया, आपका सेंसिबल हीट। लेकिन फिर एक ऐसा हीट आप देते देते आप इसका यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस कर दिए हैं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब ये क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। उबलने वक्त भी इसका आप तापमान देखेंगे क्या है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि यहाँ पे जो आपने हीट दिया वो कौन सा हीट था, लेटेंट हीट, क्योंकि इसका तापमान इसने कांस्टेंट रखा, इसका स्टेट को चेंज कर दिया। क्या कर दिया भाई, लिक्विड से इसने गैस में बदल दिया, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर फर्दर आप इसको हीट दिएगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं कि अब ये फिर क्या हो गया, 101 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब ये कौन सा हीट हो गया, आपका सेंसिबल हीट हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। तो चलिए, यहाँ से मैं कुछ पॉइंट आपको लिख रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको समझाया उसका मैं निष्कर्ष यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपने एक पॉइंट तो ये समझा कि अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हीट अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ही, ठीक है। हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा, नॉट ऑलवेज, ऑलवेज क्या हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज और मे नॉट इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, मे नॉट बी चेंजेस, ठीक है, जरूरी नहीं हो सकता वो स्टेट को चेंज कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि एक हमने बताया सेंसिबल हीट, ठीक है, सेंसिबल हीट के बारे में, यानी कि इसको हमने हीट कहा, कैसा हीट, संवेदनीय ऊष्मा। संवेदनीय ऊष्मा ये वो ऊष्मा है जो बॉडी का टेम्परेचर को क्या करता है, चेंज करता है, बॉडी का टेम्परेचर को क्या करेगा, चेंज करेगा। और एक ऊष्मा आपने देखा लेटेंट हीट, यानी कि इसको हमने कहा गुप्त ऊष्मा।
नाम में ही है भाई सब कुछ छुपा हुआ, गुप्त है। यानी कि ये ऊष्मा थर्मामीटर से छुप गई है। थर्मामीटर इसके इस ऊष्मा को, इस तापमान, इसके ऊष्मा को क्या करे, मेजरमेंट नहीं कर पाया, इसलिए थर्मामीटर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी गुप्त ऊष्मा में क्या होगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, आपका स्टेट को चेंज कर देगा। क्या कर देगा मेरे भाई, ये स्टेट को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, ये आपका स्टेट को, ये आपके स्टेट को चेंज करने का काम करती है, यानी अवस्था में परिवर्तन करने का कार्य करती है। अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, इस ग्राफ में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें इस चैप्टर का मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है भाई, चलिए। तो इस ग्राफ को आपको ध्यानपूर्वक से मेन आपको समझना है। ये ग्राफ अगर आप समझ लिए भाई तो सब कुछ आप समझ लिए। ठीक है, इधर होगा आपका टेम्परेचर, ठीक है, और इधर आप चलाएंगे, सप्लाई करेंगे आप हीट। ठीक, इधर आप करेंगे सप्लाई हीट। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलते हैं, मैं यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ले लेता हूँ। यहाँ पे अभी आपका एक आइस है, कितने तापमान पे, यहाँ पे जो तापमान दिखा रहा है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे ले लेता हूँ, -10 नहीं, चलिए कुछ भी एक आप टेम्परेचर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका जो आइस है जिसका तापमान है -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप क्या किए भाई, यहाँ पे हीट है इधर, और इधर आपका वर्टिकल लाइन पर टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया -6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैं ले रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ मैं ले रहा हूँ आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इधर आपका ऊष्मा होगा, कुछ भी आप ऊष्मा ले लीजिएगा, जो भी आप ऊष्मा ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी ऊष्मा का वैल्यू आप ले लेंगे। ठीक है भाई, तो अब क्या किया आपने, हीट दिया, हीट आप जैसे जैसे देते चले गए। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे से बढ़ते चला गया। ठीक है, ये यहाँ पे आप पहुँचे, ये आप यहाँ पे पहुँचे हैं, एक लाइन में स्ट्रेट खींच दे रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको समझा पाऊँगा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए अब आपने क्या किया, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। देखिए आपने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया, हीट देना स्टार्ट किया। तो देखिए हीट आप जैसे जैसे यहाँ पे अगर मान के चलिए कि यहाँ पे आपका 1 कैलोरी हीट था। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 कैलोरी ऊष्मा दिया। अब यहाँ पे अब आप देखिए, जब आपने 5 कैलोरी ऊष्मा दिया, ठीक है, तो 5 कैलोरी ऊष्मा में आपका ये, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तापमान मान के चलिए -6 है, तो यहाँ पे हो सकता है -4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो एक जैसे जैसे आप ऊष्मा देते जा रहे हो तो क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, -6 से -4 टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल, तो एक ऐसा स्टेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 5 कैलोरी ऊष्मा, ये जो आप स्टेज देख रहे हैं, 1 मिनट भाई, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, यानी कि ये वो पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वो पॉइंट है 5 कैलोरी ऊष्मा में, जहाँ पे जो आपका ये आइस है कितना तापमान में पहुंच चुका है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे अब आपका आइस पहुंच चुका है। ठीक है, जो आइस का जो टुकड़ा है ना, वो आइस का टुकड़ा क्या हो चुका है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। जैसा ऐसे समझिए, एक ग्लास है या बीकर कुछ भी ले लीजिए, इसमें बर्फ का टुकड़ा हम लोग कुछ ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने बर्फ का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, कुल मिलाकर के 10 टुकड़े हैं। अब आपने क्या किया है भाई, यहाँ से आपने हीट देना सप्लाई किया। ठीक है, ये आपने क्या किया है, हीट को सप्लाई किया। अब आप हीट सप्लाई किए हैं, तो जैसे हीट देंगे तो क्या सारे के सारे बर्फ पिघल जाएंगे, नहीं, पहले ये बर्फ पिघलेगा। ठीक है, फिर आपका ये बर्फ पिघलेगा। तब तक अगर आप थर्मामीटर अगर आप लगाए हुए रहेंगे तो थर्मामीटर में क्या रीडिंग शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से शो करेगा। फिर ये आपका पिघलेगा, फिर आपका ये पिघलेगा, फिर ये आपका पिघले करेगा। ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा भाई, पिघलते चला जाएगा, और इधर आप हीट सप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, गैस को ऑन रखे हुए रहेंगे। फाइनली ये पूरा पिघल करके, ठीक है ना, ये फाइनली आपका पूरा पिघल करके ये आपका क्या बन जाएगा, अब ये जो बर्फ था आपका, ठीक है, यानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या था, बर्फ किस स्टेज में था भाई, सॉलिड स्टेज में था। अब ये किस स्टेज, अब ये क्या बन चुका है, बर्फ पानी बन चुका है, यानी कि ये कौन सा स्टेज में आ चुका है, लिक्विड स्टेज आया। अगर इस समय भी अगर आप थर्मामीटर लगाए हुए रखेंगे तो इस समय भी क्या रीडिंग शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान के चलते हैं कि आप 30 कैलोरी ऊष्मा दे दिए हैं, इस टाइम आपका लास्ट फाइनल जो अंतिम जो बर्फ था वो भी पिघल गया, पानी का फॉर्म में आ चुका। ठीक है, तो इस समय भी अभी थर्मामीटर कितना दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30 कैलोरी तक जो आपने ऊष्मा दिया, ये कौन सी ऊष्मा थी भाई, ये लेटेंट हीट थी, यानी कि गुप्त ऊष्मा थी। अब इसके बाद जो आप हीट देंगे, ठीक है, अब इसके बाद जो भी आप हीट देंगे, अब ये थर्मामीटर आपको दिखाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तापमान बढ़ते हुए दिखेगा। यानी कि एक देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्टेट क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है। तो ये सॉलिड से लिक्विड कैसे बदल गया, ये कौन सा ऊष्मा ने हेल्प किया इसको स्टेट में बदलने के लिए, गुप्त ऊष्मा।
और यहाँ पे आपका जो तापमान चेंज होते हुए दिखा 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस फिर 3 डिग्री सेल्सियस, तो ये ऊष्मा में जो आपका तापमान में परिवर्तन देखने को मिला, ये किस ऊष्मा ने बदला? सेंसिबल हीट ने बदला। ठीक है, तो देखिए जो आप 5 कैलोरी ऊष्मा जब आपने दिया तो बर्फ का जो तापमान है, ठीक है, बर्फ का जो तापमान है -6 डिग्री सेल्सियस से, एक मिनट, -6 डिग्री सेल्सियस से -6 डिग्री सेल्सियस अब कहां तक आ चुका है? 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 5 कैलोरी के बाद अब हुआ क्या, देखिएगा 5 कैलोरी ऊष्मा के बाद हुआ क्या। इस प्रकार से मैंने ये ग्राफ को इस प्रकार से खींच दिया। ठीक है, ये मैं एरो दे दे रहा हूँ, ये आपका लाइन ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कैलोरी के बाद आपने 6 कैलोरी ऊष्मा दिया, फिर आपने 7 कैलोरी ऊष्मा दिया, ठीक, और फाइनली आपने यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 10 कैलोरी आपने ऊष्मा दिया। ठीक है, यानी कि ये जो आपने यहाँ पर हीट सप्लाई किया 5 कैलोरी से लेकर 10 कैलोरी ऊष्मा, यहाँ पे आपने जब सप्लाई किया तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर भी अब ये जो आइस है ये पूरी तरह से, ये आइस क्या चीज बन चुका है? पानी में बदल चुका है। ठीक है, क्या चीज में बदल चुका है? पानी में बदल चुका है। क्या चीज में बदल चुका है भाई? पानी में बदल चुका है। लेकिन अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ कितना तापमान दिखा रहा है? यहाँ पे तापमान यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या दिखा रहा भाई? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मींस क्या होगा भाई? यहाँ पे कौन सी हीट काम कर रही होगी बताइए तो? यहाँ पे कौन सी हीट काम करेगी? LH यानी कि लेटेंट हीट काम करेगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं ये आपका टेम्परेचर को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हीट काम करेगा भाई? सेंसिबल हीट यानी कि संवेदनीय ऊष्मा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यानी ये जो आपका पानी है, ये पानी का तापमान कितना है भाई? अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे ही 10 कैलोरी से आपने ऊष्मा को अधिक किया, अब ये पानी क्या कर लिया है भाई? देखिए अपना तापमान को चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पानी का क्या हो गया? तापमान चेंज होते चला गया। यहाँ मान के चलिए 80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे ये 20 कैलोरी में। ठीक है, और यहाँ पे आपने जैसे 30 कैलोरी उसमें आपने दिया, तो अब इसका तापमान क्या है भाई? ये पानी जो है अपना 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पहुंच चुका है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पहुंच चुका है, यानी कि अब इसका तापमान कितना हो चुका है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, यानी कि इसने क्या ऑक्युपाई कर लिया? अपना क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद अगर आप हीट सप्लाई कंटिन्यू करे जा रहे हैं तो अब इसके बाद क्या होगा? अब समझिएगा, अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ये जो पानी है आपका, ये जो पानी है आपका, मैं पानी पहले बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये पानी क्या करेगा भाई? धीरे धीरे ये भाप में बदलने लगेगा। अब ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा? भाप में बदलने लगेगा। तो ये जो आपने हीट दिया है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी, ये जो भाप का आप तापमान क्या देखेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कौन सी ऊष्मा होगी भाई? तो देखिए ये आपका क्या है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब ये क्या हो गया? स्टेट में परिवर्तन हो गया। ये आपका गैसियस स्टेट में बदल चुका है, और ये आपका कौन सा स्टेज में था? लिक्विड। तो इसका इसने क्या किया भाई? लेटेंट हीट कहलाया। क्यों? क्योंकि इसने स्टेट को चेंज कर दिया। और फर्दर फिर आप हीट देते चलेगा तो इसका तापमान जहां बढ़ गया 101 डिग्री सेल्सियस, फिर 102 डिग्री सेल्सियस, तो फिर तो वो हीट कौन सा हीट कहलाएगा? सेंसिबल हीट कहलाएगा। ठीक है, तो अब आइए इस ग्राफ में देखते हैं। तो यहाँ पे जो 30 कैलोरी जो आपने उष्मा दिया, फाइनली अपना पानी क्या पहुंच चुका है? अपने क्वथनांक बिंदु में। अब इसके बाद पानी क्या करेगा भाई? भाप में बदलना स्टार्ट किया है। आप उष्मा दिए जा रहे हैं, इसके बाद भी पानी का तापमान क्या आपको दिख रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनली आप जब 50 कैलोरी 30 कैलोरी उष्मा के बाद आपने 40 कैलोरी दिया उष्मा, तो भी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही, क्योंकि देख सकते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस ही तापमान कांस्टेंट यहाँ पे, तापमान क्या है भाई? कांस्टेंट है। और फाइनली 50 डिग्री सेल्सियस में अब आपका ये पानी क्या बन चुका है? वेपर बन चुका है। पानी क्या बन चुका है? वेपर। तो देखिए पानी वेपर बन चुका है, लेकिन इसका तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, और फिर इसके बाद 50 कैलोरी के बाद जैसे आपने उसमें अधिक किया, देना बढ़ाया, तो अब ये फिर वेपर से क्या हो जाएगा? अपना स्टेट को चेंज कर लेगा। इसका तापमान चेंज होगा 100 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये कौन हीट हो गया भाई? ये हो गया आपका सेंसिबल हीट। ठीक है, और ये हीट कौन सा हो जाएगा? आपका लेटेंट हीट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। और यहाँ पे हमें बताइए ये कौन सा हीट होगा भाई? सेंसिबल हीट। ठीक है, कौन सी? क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ तापमान कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे तापमान चेंज हो रहा है। तो देखिए समझिए, आइस तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे पानी कितना है? तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में। इट मीन्स क्या है यहाँ पे? समझिए कि स्टेट देखिए सॉलिड से लिक्विड हो गया है, यहाँ पे टेम्परेचर। तो जब स्टेट में चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ पे देखिए पानी है, यहाँ पे भाप में बदल गया। स्टेट चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा ऊष्मा काम कर रहा होगा? लेटेंट हीट काम कर रहा होगा। कौन सा ऊष्मा काम करेगा? लेटेंट हीट काम करेगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ भी लेटेंट हीट, यहाँ भी लेटेंट हीट, तो अब ये पहचान कैसे होगा भाई कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या फिर लिक्विड से गैस बन रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे अभी मैं बताऊंगा, वाष्पन क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। अभी मैं आऊंगा पूरा लिखूंगा सारी चीजें, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे भी से, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि वेपर में बदलने वाली ऊष्मा। अब इसको समझिएगा, देखिए मैंने यहाँ बताया कि ये भी लेटेंट हीट है भाई, ये भी लेटेंट हीट है, ठीक है। तो ये पहचान आप कैसे करेंगे भाई, किस लेटेंट हीट की बात हो रही है, आइस से पानी में बदलने वाली हीट की बात हो रही है या फिर पानी का भाप में बदलने। तो जब भी मैं आपको लिखूंगा इस प्रकार से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैं लिख रहा हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए फिजिकली, यानी इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब यह है कि गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा। इसका मतलब यह है कि ये वो ऊष्मा है जो बर्फ को, ठीक है ना, क्या करेगा, गलाएगा किसमें, पानी में, ठीक है। यही तो मैंने लिखा है, गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ को पानी में बदलेगा, ठीक है, बर्फ को पानी में बदलेगा। देखिए ये है ना, बर्फ को पानी में बदल रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए, बर्फ को पानी में बदल रहा है, इसको पानी में बदल रहा है। और एक होगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम लोग कैसे लिखेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आपका क्या है भाई, कांस्टेंट है, यानी कि पानी को भाप में बदलने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, पानी को भाप में बदलने में, पानी को भाप में बदलने वाली ऊष्मा, ठीक है, पानी को भाप में या फिर वाष्पन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पानी को भाप में बदलने वाले ऊष्मा, ये ऊष्मा क्या करेगा, पानी को भाप में बदलेगा, ठीक है। जैसे कि ये ऊष्मा जो आप दिए यहाँ पे, अब ये क्या कर दिया भाई, पानी को किस में बदल दिया, भाप में बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको एक फ्रेश फिगर बना दे रहा हूँ, ये हो गया आपका बर्फ, ठीक है, किस स्टेज में है भाई, सॉलिड स्टेज में है। ये हो गया आपका लिक्विड, ठीक है, लिक्विड हो गया। ये हो गया आपका कौन सा स्टेज में भाई, लिक्विड स्टेज में। और ये हो गया आपका वेपर, ठीक है, ये हो गया आपका वेपर। ये कौन सा स्टेज हो गया भाई, गैसियस स्टेज, ठीक। तो देखिए सॉलिड से लिक्विड स्टेज में चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे जो हीट सप्लाई हुआ, यहाँ पे कौन सा गुप्त ऊष्मा होगा भाई, क्योंकि स्टेट को चेंज करने का काम कौन करेगा, गुप्त ऊष्मा करेगा। तो इसको क्या करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से इसने पानी में गला दिया, उसके बाद यहाँ पे जो ऊष्मा आपने दिया, लिक्विड से गैस में बदल दिया, तो भाई टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे तो कांस्टेंट होगा, लेकिन लिक्विड से गैस में बदल गया, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि ये वो ऊष्मा है जो बर्फ को पानी में बदल रहा है, ठीक है, और ये वो ऊष्मा है जो पानी को भाप में बदल रहा है, ठीक है। और बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, गैस का टेम्परेचर बढ़ा, उसको आप क्या कह रहे हैं, सेंसिबल हीट, यानी कि संवेदनीय ऊष्मा। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। देखिए इतना मैं डिटेल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हमें कोई फार्मूला नहीं यूज करने हैं, मुझे बस ये आपको कंसेप्ट समझाने हैं, क्योंकि जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जहाँ पे आपको यूनिट का खेल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और जब आप फार्मूला माइंड में लेके बैठ जाते हैं तो यह क्वेश्चन आपके आते हुए भी, आपको बना लेने के बाद भी फुल कॉन्फिडेंस होगा और वो ऑप्शन भी मिल जाएगा, इसके बावजूद वो गलती होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। अब आइए भाई, जो हम लोग ने कहा था कि आज आप चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए मैंने आपको कहा कि आपका चैप्टर का नाम होगा स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, और लेटेंट हीट की बात करेंगे, यानी कि गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। तो अभी तो ये थोड़े देर के लिए स्पेसिफिक हीट के बारे में अभी तक मैंने आपको कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है। लेटेंट हीट आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले हमें ये बताइए, ठीक है। तो अब आइए, लेटेंट हीट आपको समझ में आया कि नहीं आया, चलिए एक बार हम आपको देख लेते हैं। देखिए हमने आपको क्या बोला, लेटेंट हीट आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये हो गया आपका लेटेंट हीट, और एक आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है, और एक लिखा हुआ मिलेगा आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यानी कि विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। अब इन दोनों के बीच का फर्क को पहले बताइए। पहले तो हमें ये मैंने आपको बता दिया है लेटेंट हीट के बारे में, यानी कि गुप्त ऊष्मा के बारे में। इसके बारे में मैंने क्या बताया है, पहले ये बताइए। तो लेटेंट हीट के बारे में सर आपने ये बताया है कि ये वो ऊष्मा है जो टेम्परेचर को क्या करती है, कांस्टेंट रखती है, ठीक है, लेकिन किसको बदलती है, स्टेट में परिवर्तन, यानी स्टेट को क्या करती है, ये चेंज करती है, ठीक है।
ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, पानी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉरी गैस हो सकता है, या फिर सॉलिड स्टेज में कोई भी पदार्थ उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा है और उसके स्टेट में परिवर्तन लाने वाला अगर वो ऊष्मा है, तो उस ऊष्मा को हम क्या नाम दे देंगे? गुप्त ऊष्मा। गुप्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थर्मामीटर से ये छुप जा रहा है, थर्मामीटर इसको पकड़ नहीं पा रही, इसलिए इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। लेकिन जब भी फिजिक्स में याद रखना आपको, स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया जाए या फिर विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाए, इसका मतलब क्या होता है? यूनिट। यानी कि यूनिट इकाई की बात हो रही होगी। यानी कि ऐसे समझिए 1 केजी का बात होगा या फिर 1 ग्राम का बात हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि यूनिट मास की बात कर रही होगी यहाँ पे। तो जब भी हम बात करेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो अब इसका मतलब क्या है, अब इसको समझिए। देखिए, इसके मतलब को समझने से पहले भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ मास और यहाँ मैंने लिखा है भाई हीट, ठीक है। ये हो गया आपका मास, ये हो गया आपका हीट। अब यहाँ पे समझिएगा, मास का अगर मैं आपसे पूछूं एसआई यूनिट क्या होता है भाई, तो एसआई यूनिट होता है आपका केजी, ठीक है। और हीट का अगर आपको एसआई यूनिट कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे भाई? वो होता है आपका जूल, ठीक है। और यहीं में अगर मैं आपका सीजीएस यूनिट अगर आपसे पूछ लूँ, देखिए ये सब इतने छोटे छोटे चीज़ है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे गलती हो जाते हैं। सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है भाई? ग्राम हो जाता है, सेंटीग्राम, ठीक है ना, ग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? सीजीएस यूनिट ग्राम हो जाएगा मास का। और यही आपका अगर हीट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है आपका? क्या होगा भाई? कैलोरी, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब एक चीज को और समझिएगा, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल होता है। होप सो आपको पता होगा। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है भाई? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। देखिए, अपना को पढ़ाने का तरीका यही है भाई, जो बच्चे भाई जिसको कुछ भी नहीं आती है वो भी समझ में आएगा, जिसको बहुत कुछ आता है ना, वो ये तो आपको बड़े आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब अभी में धीरे धीरे बढ़ेंगे भाई, तो वहाँ पे भी उनको कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये कहा कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी होता है। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अब मैं यहाँ टेम्परेचर के बारे में लिख दे रहा हूँ। टेम्परेचर का एसआई यूनिट अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा भाई, ठीक है, केल्विन। और सीजीएस यूनिट में हम इसको क्या ले लेते हैं? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना काम आपका करना है, बस बेसिक बेसिक चीज़ें आपको भी इतनी याद रखनी है, ठीक है। बाकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्लासेस तो अपलोडेड है ही, आप वहाँ से कर ही लेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है भाई। चलिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में, कोई साइंस रॉकेट वाली चीज़ें बताई नहीं है, बेसिक चीज़ें जो आपने बचपन में भी पढ़ रखी है। लेकिन अभी मेन हमें समझना क्या था सर? हमें समझना था स्पेसिफिक लेटेंट हीट और इस लेटेंट हीट में क्या फ़र्क है, ठीक है। कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एकदम एकदम बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है ये। अब यहाँ पे समझिएगा, जब बात हो रही होगी आपकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे, तो स्पेसिफिक एस हो गया LH, ठीक है। ये इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? ये क्या है आपका? मैं शॉर्ट फॉर्म में अब लिखूंगा, इतना लंबा नहीं लिखूंगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 केजी बर्फ हो सकता है या फिर 1 केजी पानी। 1 केजी बर्फ को बदलने में, किस में बदलने में? 1 केजी बर्फ को पानी में बदलने में, या फिर 1 केजी पानी को भाप में बदलने में जो ऊष्मा लगती है उसको आप क्या कहेंगे भाई? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक है। समझिएगा एक बार फिर से, मैं यहाँ इसको हटा रहा हूँ पहले। देखिए, मैंने ये कहा जैसे कि ये आपके पास एक बीकर है और यहाँ पर पानी है, ठीक है। तो ये पूरा पानी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके कितना यूनिट, मैं 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ, यानी 1 केजी पानी का, ठीक है। या फिर ऐसा बोलिए 1 केजी बर्फ का, पहले 1 केजी बर्फ का मैं बात कर रहा हूँ। मान के चलिए यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा मैं ले रहा हूँ, ठीक है भाई, ऐसे समझते हैं अच्छे से, एकदम पूरा एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा मान के चलते हैं कितना? 10 केजी का, ठीक है। तो इसमें से 1 केजी बर्फ का, ठीक है, 1 केजी बर्फ को पानी में बदलने में जो ऊष्मा लगेगी उसको आप क्या कहेंगे भाई? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहेंगे उसको? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। या इसको अभी यहाँ पे रखने दीजिए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हटाइए। अभी मैं इसके यूनिट को पहले क्लियर कर देता हूँ। यानी कि हमने आपको ये बताया कि स्पेसिफिक का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए, स्पेसिफिक का मतलब आपको समझ में आया क्या है? 1 केजी या फिर 1 ग्राम भी लिख सकते हैं। 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने में जितनी ऊष्मा लगी उसको आप क्या कहें? स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए, पूछेगा आपसे
स्पेसिफिक लेटेंट हीट का एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक है, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट का सीजीएस यूनिट बताइए, ठीक है। तो क्या नहीं बता पाएंगे, हमें पहले ये बताइए। हमने क्या बताया भाई, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का डेफिनेशन कि 1 ग्राम बर्फ है उसको अगर पानी में बदल रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी ले लीजिए, 1 ग्राम पानी है और उसको आप भाप में बदल रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेपराइजेशन आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ पे साइड रख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं अभी आऊंगा, ठीक है। तो अगर बात होगी जब भी 1 ग्राम की यानी यूनिट मास की, तो वो किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक की बात हो रही है। तो इसका आपको एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या लिखेंगे, तो आप इसका बताइए क्या भाई, कैसे आप कैसे लिखेंगे, याद कुछ नहीं करना, याद कुछ नहीं करना। स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब ये है कि 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम कब सीजीएस यूनिट में ग्राम होता है मास का, और आपका एसआई यूनिट में क्या हो जाए भाई, केजी, यानी 1 केजी का, ठीक है ना, 1 केजी बर्फ का या 1 केजी पानी का, 1 केजी बर्फ को पानी में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, ठीक है, ये हो गया आपका एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा भाई, यहां मैं लिख रहा हूं नीचे में सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा भाई, 1 ग्राम बर्फ का, ठीक है ना, 1 ग्राम बर्फ को किसमें बदलने में, पानी में बदलने में जितनी ऊष्मा चाहिए उसको आप क्या कहेंगे भाई, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो यानी ऊष्मा चाहिए, यानी उस समय क्या हो जाएगा, कैलोरी। तो ये हो गया एसआई यूनिट, ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट, किसका, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ, क्लियर है कि नहीं, पहले इतना ये बताइए। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या है, ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि 1 ग्राम बर्फ को किस में बदला जा रहा है, पानी में बदला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वेपराइजेशन है, यानी कि 1 ग्राम पानी को किस में बदला जा रहा है, भाप में, यानी कि गैस में बदला जा रहा है, ठीक है। तो भाई ये वैल्यू आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, और एग्जाम में डायरेक्ट ये वैल्यू भी पूछा जाता है कि 1 ग्राम पानी को, सॉरी 1 ग्राम बर्फ को अगर पानी में बदलना है, मतलब कि ये जो आपके पास बर्फ का टुकड़ा, ये आपको जो मैंने दिखाया था कि ये 10 ग्राम है, ठीक है। तो 10 ग्राम 5 गो बर्फ का टुकड़ा है, हर एक बर्फ का टुकड़ा अगर 2 ग्राम का है, तो याद रखिएगा अगर 1 ग्राम अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 ग्राम बर्फ का टुकड़ा बदलने के लिए, मैं एकदम बेसिक से और पे चलता हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि क्यों फॉर्मूला मैं यूज नहीं करने की बात करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान के चलते हैं 2 3 4 5 बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, और यहाँ पे कुल कितना है भाई, 5 ग्राम, या फिर 5 केजी कर लेते हैं, ठीक है, 5 केजी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 5 केजी कर लीजिए, या 5 ग्राम ही लेके चलते हैं ना, 5 ग्राम है, ठीक है, 5 ग्राम है। तो भाई हमने आपको क्या बताया, हमने आपको क्या बताया, पहले ये बताया, हमने आपको ये बताया कि यूनिट मास की जब बात होगी, यानी कि स्पेसिफिक की बात होगी, यानी कि विशिष्ट की बात होगी, तो 1 ग्राम, यानी ये 1 ग्राम का है, ये 1 ग्राम का, ये 1 ग्राम का, ये 1 ग्राम का, यानी कि 5 बर्फ का टुकड़ा है, 5 ग्राम है इसका मास, ठीक है, मास आपको 5 ग्राम है। तो आपको पूछा जाएगा कि ये 5 ग्राम बर्फ का टुकड़ा को पानी में बदलने में कितनी ऊष्मा आपको चाहिए होगा देना। तो भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉलिड से क्या चीज में बदल रहे हैं, लिक्विड स्टेज में बदल रहे हैं। तो ये कौन सा ऊष्मा आपसे पूछ रहा है, पहले आप ये बताइए। तो सॉलिड से लिक्विड की बात हो रही है, यानी कि स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी कि लेटेंट हीट आपसे पूछ रहा है। तो भाई अब पहले हमें ये बताइए, हमें अब ये कैसे बनेगा, तो हमको पता है कि 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने में, ये आपको मैं अभी बता दे रहा हूं, मैंने बताया नहीं, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो भाई आपको कितना दिया, 5 ग्राम, तो 5 ग्राम यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे 80 में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 400 कैलोरी पर ग्राम। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब ये हो सकता है आपका जूल में भी पूछा जाएगा, तो अब आपको मैंने बता दिया है 1 कैलोरी = 4.2 जूल, और 1 केजी में कितना ग्राम होता है ये आप आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी वो न्यूमेरिकल्स में हम लोग आपको करके भी दिखाएंगे। ये आपको समझ में आया, पहले ये बताइए। तो ये हम यहाँ पे थे कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या है कि 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने में कितनी ऊष्मा चाहिए भाई, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी पर ग्राम। और याद रखिएगा यहाँ पे
स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब कि 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम पानी को भाप में अगर बदलना है तो कितना ऊष्मा चाहिए? 540 कैलोरी ऊष्मा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बस ले रहा हूँ, एकदम छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब इसको समझिएगा बढ़िया से। मैंने क्वेश्चन में आपसे ये देखिए, अब फटा बहुत डिटेल और मैं नहीं करूँगा इससे ज़्यादा, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑलरेडी पेड क्लासेस मैंने बहुत डिटेल जाके किया है। क्वेश्चन सुनिएगा कि 10 ग्राम मान लेते हैं पानी है आपके पास। ठीक है, कोई फार्मूला यूज नहीं करना भाई, 10 ग्राम पानी है आपके पास, और 10 ग्राम पानी का जो तापमान है, ठीक है ना, 10 ग्राम पानी जो है और इसका जो तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और इसको क्या करना है? 10 ग्राम पानी का तापमान 100 डिग्री से इसको भाप में बदलना है। ठीक है, भाप में बदलना है। ठीक है, क्या करना है? भाप में बदलना है। भाप में बदलना है तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? आवश्यकता होगी कितनी ऊष्मा की? इंग्लिश में मैं पूछ लेता हूँ, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मैं क्वेश्चन ये पूछा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो 10 ग्राम जो पानी है इसका तापमान कितना है? अब यहाँ मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ये आपका पानी है। ठीक है भाई, ये आपका 10 ग्राम क्या है? पानी है, जिसका तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि आप इसको कितना ऊष्मा देंगे कि अब ये जो पानी है ना, ये पानी क्या चीज में बदल जाए भाई? भाप में बदल जाए। ठीक है, ये पानी क्या हो जाए? भाप में बदल जाए। तो अगर पानी भाप में बदल जाए और उसका तापमान कितना रहे भाई? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहे, यानी कि अब ये भाप में बदल चुका है। इसका मास कितना है? 10 ग्राम ही होगा ना, मास तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ऊष्मा की आवश्यकता कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी? तो पहले हमें ये बताइए कौन सा हीट पूछ रहा है, लेटेंट हीट या फिर सेंसिबल हीट? तो भाई ये पानी से किस में बदल गया है आपका भाई? भाप में बदल चुका है, और टेम्परेचर क्या है भाई? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये किस ऊष्मा की बात हो रही है भाई? ये लेटेंट हीट की बात हो रही है। तो चलिए अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें क्या पता है? हमें पता है कि 1 ग्राम पानी को भाप में अगर बदलना है तो हमें कितना ऊष्मा चाहिए? 540 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा चाहिए। और यहाँ पे कितना ग्राम पानी आपको दिया गया था भाई? 10 ग्राम। देख सकते हैं 10 ग्राम। तो सिंपल है भाई, 1 ग्राम को यहाँ पे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो 10 ग्राम यहाँ आ गया। 10 ग्राम पानी आपके पास आ गया ना। ठीक है, 10 ग्राम पानी को आप भाप में बदल देंगे। ठीक है, तो 10 ग्राम अब पानी आपके पास ये आ गया, ये 10 ग्राम पानी आ गया। इसको आप भाप में बदलना तो कितना आएगा? यहाँ पे भी ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 540 इंटू 10 कैलोरी पर ग्राम, यानी कितना हो गया? 5400 कैलोरी पर ग्राम। इतना आपको लेटेंट हीट देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है भाई। अब ये हो सकता है आपको ऑप्शन में जूल में मिले, तो भाई देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो जूल में बदल दीजिए। 1 कैलोरी को जो 4.2 जूल है, तो 5400 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जूल पर ग्राम आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर भाई? ये आ गया 540 इंटू 42 जूल पर ग्राम। अब हो सकता है जूल पर केजी हो, तो भाई आपको पता है 1 केजी में कितना ग्राम है भाई? 1000 ग्राम है, और आपको ग्राम को केजी में बदलना तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 540 इंटू 42। अब यहाँ पे क्या करना होगा भाई? 10 टू दी पावर -3 ले ले रहे हैं यहाँ पे 1000 से, और यहाँ पे अगर ऊपर आ जा रहा है, अगर मान लीजिए 10 टू दी पावर 3, तो अब यहाँ पे अब ये आपका टोटल आंसर अब आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 54 इंटू 42 10 टू दी पावर 4 जूल पर केजी। तो भाई ये यूनिट का खेल होगा केवल। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको क्या क्या समझ में आया पहले हमें ये बताइए। आपको मैंने समझाया लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको समझाया स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में, फिर मैंने आपको बताया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, और फिर मैंने आपको बताया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। अब एक एक करके बताते चलिए इसका मतलब क्या है। लेटेंट हीट का मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, स्टेट क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब ये है कि यहाँ पर यूनिट मास की बात होगी। यूनिट मास में क्या, यूनिट मास का क्या होगा? यहाँ पे स्टेट चेंज होगा। ठीक है, और टेम्परेचर तो ऑलवेज ही कांस्टेंट रहेगा लेटेंट हीट में। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि ये वो गुप्त ऊष्मा है, यानी कि ये वो लेटेंट हीट है जो 1 ग्राम बर्फ को
पानी में बदलने में रिक्वायर्ड होगी। और वो कितना ऊष्मा स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता है भाई, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये होता है कि 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने में जितनी लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा चाहिए वो कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ तक इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली है। तो अब चलिए टॉपिक भी जो हम लोग आ जाते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था भाई, हमारा टॉपिक था लेटेंट हीट। तो अब आपका पूरा अच्छी तरीके से मैंने लेटेंट हीट कवर कर दिया है। लेटेंट हीट हो चाहे स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि गुप्त ऊष्मा हो या विशिष्ट गुप्त ऊष्मा हो या फिर विशिष्ट गलन की गुप्त ऊष्मा हो या फिर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो, ये आपका मैंने करवा दिया। अब बात करेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, देखिए क्या नाम है, नाम को समझिएगा। नाम है भाई स्पेसिफिक हीट। ऐसा इसको बोला जाएगा स्पेसिफिक सेंसिबल हीट, इसको बोला जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक सेंसिबल हीट। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, यहाँ पे दो चीज़ है, एक है आपका स्पेसिफिक, ठीक है, और एक है आपका सेंसिबल हीट। तो मैंने आपको ये बताया है सेंसिबल हीट क्या करता है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है, या हाँ भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। और स्पेसिफिक मतलब क्या होगा, यूनिट मास की बात होगा। यानी इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम या फिर 1 केजी पदार्थ का, ठीक है, 1 यूनिट मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, 1 यूनिट पदार्थ या फिर मैटर लिख रहा हूं, 1 यूनिट मैटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में, ठीक है, इंक्रीज करने में जो ऊष्मा या फिर जो हीट लगती है उसे ही आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक सेंसिबल हीट या फिर स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया सर, कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए इसको हटाते हैं हम लोग एक बार। हमने आपको क्या बताया इसके बारे में, स्पेसिफिक सेंसिबल हीट या स्पेसिफिक हीट भी, देखिए बोलचाल की भाषा में फटाफट हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, यानी एक्चुअली में है ये स्पेसिफिक सेंसिबल हीट, ठीक है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया है सेंसिबल हीट के बारे में, ये क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और स्पेसिफिक जब भी आ जाएगा तो किसकी बात होगी भाई, यूनिट मास की बात की जाएगी, ठीक है। इसको समझिए एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे आपको लिया गया है पानी, ठीक है, ये क्या है भाई, ये है आपका पानी। कितना केजी पानी है, यहाँ मान के चलते हैं 5 केजी पानी है, ठीक है। और इस पानी का जो तापमान है वो तापमान है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने क्या किया भाई, इसको आपने हीट सप्लाई किया, ठीक है, आपने क्या किया, हीट सप्लाई किया। तो आपने जब हीट सप्लाई किया तो ये वो पानी, ठीक है, आपने जैसे ही पानी में आपने हीट सप्लाई किया तो आप देखेंगे कि इस पानी का तापमान अब क्या होगा, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद तापमान क्या होगा भाई, 26 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 27 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा ना, 28 डिग्री सेल्सियस होगा, 29 डिग्री सेल्सियस होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे जैसे आप हीट देते जाएंगे फर्दर होते होते भाई फाइनल कितना जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जितना वहां तक अचीव करेगा ये। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान 26 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 26 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस हो रहा। तो यहाँ समझिए कि 1 केजी पानी, यहाँ पे 5 केजी पानी दिया, मैंने लिया है 1 केजी, क्योंकि भाई बात किसकी हो रही है, स्पेसिफिक की हो रही है। तो 1 केजी पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने में, ठीक है, 1 केजी पानी, 1 केजी पानी है तो 1 डिग्री क्या होगा भाई, केल्विन होगा, क्योंकि केजी किसका है भाई, यूनिट मास का यूनिट है, एसआई यूनिट है। और तापमान बढ़ा रहे हैं तो तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो 1 केजी पानी का 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना आपको ऊष्मा लगता है उसी को आप कहते हैं स्पेसिफिक सेंसिबल हीट, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा इसका एसआई यूनिट आपसे एग्जाम में पूछता है। तो मैंने क्या बताया इसका डेफिनेशन कि 1 केजी पदार्थ का, ठीक है, कितना तापमान बढ़ाने में, 1 डिग्री केल्विन तापमान बढ़ाने में जितना आपको ऊष्मा देना पड़ता है, ये हो गया आपका एसआई यूनिट, किसका, स्पेसिफिक हीट का। और यही आपका सीजीएस यूनिट में पूछा जाएगा तो भाई सिंपल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा।
1 ग्राम मटेरियल का पानी का हो सकता है, या भाप का हो सकता है, या बर्फ का हो सकता है, कोई भी पदार्थ का कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में जितना आपने ऊष्मा दिया, तो ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट किसका, स्पेसिफिक सेंसिबल हीट का, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा की बातें हो रही है, यानी कि विशिष्ट संवेदनीय ऊष्मा की बातें होगी। यानी ये आपने किसका यूनिट बता दिया सर, स्पेसिफिक हीट बोल लीजिए या स्पेसिफिक सेंसिबल हीट कह लीजिए, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के बारे मैंने आपको बता दिया बात, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्या यूनिट समझने में कहीं दिक्कत है, या पहले ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यही विशिष्ट जो आपका ऊष्मा है, ये आप जो विशिष्ट ऊष्मा कह रहे हैं या विशिष्ट संवेदनीय ऊष्मा जो कह रहे हैं, विशिष्ट संवेदनीय ऊष्मा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से सी डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू मतलब हो गया वाटर, सी मतलब क्या हो गया, विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट संवेदनीय ऊष्मा, इसका मतलब ये है, वाटर मतलब क्या हो गया, जल, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूं जल की विशिष्ट ऊष्मा है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम जल का, ठीक है, 1 ग्राम जल का तापमान अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको कितना ऊष्मा देना होगा भाई, 1 कैलोरी ऊष्मा देना होगा। ये आपको क्या कह रहा है, ये आपको समझ में आया, पहले ये देखिए, ये फिजिकली इसका समझिए, इसका मीनिंग क्या है, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस का मतलब, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में आपको कितना ऊष्मा देना होगा, 1 कैलोरी। उसी प्रकार देखिए, अभी मैं वैल्यू सारा लिख रहा हूं, या वैल्यू आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछता है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं सी बी फोर हो गया आपका ब्रास यानी कि पीतल, इसका वैल्यू होता है 0.09 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 ग्राम ब्रास यानी 1 ग्राम पीतल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आपको कितना उसमें देना होगा, 0.09। उसी प्रकार मैं अगला ले रहा हूं शीशे का यानी कि लेड का, ठीक है, पीबी, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो शीशा होता है ना, 1 ग्राम शीशे का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करने में आपको 0.03 कैलोरी ऊष्मा देना पड़ेगा। नेक्स्ट ले रहा हूं स्पेसिफिक हीट सैंड का, बालू का, यह कितना होता है, 0.20 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम बालू का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितना ऊष्मा चाहिए, 0.20 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है, बर्फ का कितना होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम बर्फ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना तो आपको ऊष्मा देना होगा 0.5 कैलोरी, मतलब कि ये आपका बर्फ है, ठीक है, और इस बर्फ का तापमान मान के चलिए -6 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो -6 से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, -5 लाना है, ठीक है, इस बर्फ का, तो आपको कितना ऊष्मा देना पड़ेगा भाई इसको, ठीक है, इसको कितना ऊष्मा आपको देना पड़ेगा, मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ ऊष्मा का साइन, आपने कितना इसको ऊष्मा देना पड़ेगा, आपको कितना ऊष्मा देना पड़ेगा, 0.5 कैलोरी ऊष्मा देना होगा, ठीक है। फिर से फर्दर आप और 0.5 कैलोरी ऊष्मा आप प्रोवाइड कर देंगे तो इस बर्फ का तापमान फिर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई, माइनस में बढ़ेगा तो समझ में आ रहा ना, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो समझ में आया। अब यहाँ पे समझिए, और मैंने एक बता दिया आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यहीं से तो खेला होगा भाई, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी डाटा से बन जाएगा, एक तो डाटा ही आपसे पूछेगा और इसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। आप समझिए यहाँ पे पहले हमें ये बताइए कि ब्रास जो है आपका, ये जो लेड यानी कि जो शीशा है, ये जो आपका सैंड यानी कि ये जो आपका बालू है, ठीक है ना, या मैं लिख दे रहा हूँ SA, सैंड हो गया ये, ठीक है, सैंड हो गया, ये आपका आइस यानी कि बर्फ हो गया, ये आपका वाटर हो गया, किसकी गुप्त ऊष्मा सबसे गुप्त ऊष्मा किसकी सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, वाटर की। तो एक बात तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है भाई, वाटर की होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होना मतलब क्या, इसका वाटर का है, किसका है भाई, वाटर का है, कितना है भाई, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि जल एक ऐसा मटेरियल है, यानी कि जल एक ऐसा पदार्थ है जिसका टेम्परेचर अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसको 1 कैलोरी ऊष्मा देना होगा। मान के चलिए कि यहाँ पर है आपका पानी, ठीक है, यह है आपका समुद्र भाई, ठीक है, समझिएगा, समुद्र है ये आपका, और यहाँ पे है आपका, ये हो गया आपका
ये आपका बालू बनाता रहा हूँ, यानी कि सैंड का मैं साइन कैसे बनाऊँ, डॉट डॉट देके, ठीक है। ये हो गया आपका सैंड, ठीक है। ये हो गया आपका सैंड, यानी कि ये हो गया आपका बालू, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बालू। आपको पता है इसका स्पेसिफिक हीट कितना होता है सैंड का, बताइएगा। अभी मैंने आपको लिखा है 0.20, कितना होता है 0.20 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और समुद्र यानी क्या भाई, जल है, इसका स्पेसिफिक हीट कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, सूर्य की किरण आ रही है भाई यहाँ से, ठीक है, बराबर सबको पड़ेगी, बालू को भी पानी को भी उतना ही सूर्य प्रकाश डालेगी। देखिए सूर्य की किरण यहाँ पे भी आ रही है, सूर्य की किरण यहाँ से भी आ रही है, आ रही कि नहीं भाई ये बताइए, दोनों को बराबर आ रही है, कोई भेदभाव तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं आएगी। यानी यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपको, ऊष्मा आ रहा है, या क्या आ रहा भाई, यहाँ पे भी ऊष्मा आ रहा है इसको, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ऊष्मा आ रहा है, ठीक है। अब समझिएगा भाई, यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे मान के चलिए कि कितना ऊष्मा ऊष्मा दोनों को, यानी कि समुद्र को, दूसरे कलर से ले लेता हूँ, यानी कि ये जो आपका समुद्र है और ये जो आपका रेत है, ठीक है, जिस समुद्र के बगल में जो रेत है आपका बालू है, दोनों को 10 कैलोरी ऊष्मा मिला। कितना ऊष्मा मिला भाई, 10 कैलोरी ऊष्मा मिला, बराबर बराबर मिला। तो 10 कैलोरी ऊष्मा मिला है, तो मान ले समुद्र का जो पानी था, ठीक है, समुद्र का पानी का तापमान मान के चलते हैं कितना होगा भाई, मान के चलते हैं कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और बालू का तापमान अभी मान के चलते हैं, जब अभी सूर्य किरण नहीं निकली, अभी सूर्य बाहर अभी नहीं निकला, तो अभी ठंडा है पानी के कारण बालू का तापमान भी, तो ये भी मान के चलते 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है भाई। अब जैसे ही सूर्य निकला और सूर्य से कितना ऊष्मा निकल गया, 10 कैलोरी ऊष्मा निकल गया। तो भाई पहले हमें ये बताइए, 10 कैलोरी ऊष्मा निकला है, ठीक है, आप पहले हमें ये बताइए सैंड का क्या सिचुएशन होगा अगर इतना ऊष्मा इसने ले लिया। तो सैंड के बारे में आपको पता है सर कि 1 ग्राम सैंड का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में इसको कितना ऊष्मा चाहिए होता है सर, 0.2 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। यानी कि 0.2 कैलोरी ऊष्मा लेकर के, देखिए मैंने लिखा भाई 0.2 कैलोरी ऊष्मा लेकर के कितना तापमान बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कितना कैलोरी ऊष्मा दे दूं, 10 कैलोरी ऊष्मा दे दूं, तो भाई 10 कैलोरी ऊष्मा अगर मैं इसको दे रहा हूं, ठीक है, 10 कैलोरी ऊष्मा मैं दे रहा हूँ, 0.2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना तापमान इसका बढ़ जाएगा भाई, 10 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन, देखिए समझिए, हमने आपको ये बताया कि 0.2 कैलोरी ऊष्मा देने पर बालू का तापमान कितना बढ़ जाएगा भाई, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो आपको कितना ऊष्मा मिल रहा है सूर्य से, अभी सूर्य से बालू को भी, जल को भी कितना मिल रहा है भाई, 10 कैलोरी, ठीक है। कितना मिल रहा भाई, 10 कैलोरी उसमें मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 10 कैलोरी उसमें मिल रहा है। तो 10 कैलोरी उसको करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर भी आपको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 कैलोरी अगर उसमें हीट मिल रहा है इसको सूर्य से, तो अब उस बालू का तापमान कितना हो गया होगा, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सैंड की कहानी रही। अब आ जाइए पानी की कहानी में। पानी के बारे में आपको क्या पता है कि पानी का जो स्पेसिफिक हीट ऑफ जो वाटर है, यानी कि विशिष्ट जो ऊष्मा है पानी का, वो है आपका 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि 1 कैलोरी में कितना तापमान बढ़ेगा भाई, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, ठीक है। और कितना आपको ऊष्मा मिलेगा भाई, 10 कैलोरी ऊष्मा मिलेगा। तो 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तापमान कितना बढ़ेगा भाई, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। यानी अब आप देखिए, पानी का तापमान कितना बढ़ा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, लेकिन बालू का तापमान कितना बढ़ गया भाई, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिए, जो पानी है आपका, यानी कि ये जो समुद्र का जो पानी है, वही सूर्य की किरण में, धूप में जब 10 कैलोरी जो ऊष्मा दिया आपने, तो इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ करके कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अभी भी पानी आपको क्या गर्म लगेगा, नहीं, लेकिन वही सैंड 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके इसमें आप 50 ऐड कर दीजिए, अब 65 डिग्री सेल्सियस बालू। तो इसीलिए जो दिन या दोपहर का जो समय होता है, जब दोपहर के समय में भी जब आप समुद्र के पास जाते हैं, तो वहां के जो हवाएं ठंड होती है, क्योंकि पानी का तापमान क्या है भाई, बताइए, पानी का तापमान क्या है, बहुत अधिक नहीं बढ़ता है। इसीलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि इसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में इसको बहुत अधिक ऊष्मा चाहिए। कितना चाहिए, पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में, यहाँ पाइए, पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। लेकिन यही बालू के केस में क्या हुआ, इसको मात्र 0.2 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता हुई। अब एक थ्योरी समझिए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो वस्तु, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से, जो वस्तु
जितनी जल्दी गर्म होती है, जितनी जल्दी गर्म होती है, ठीक है, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंड होगी। उतनी जल्दी क्या होगी भाई, ठंड भी होती है। ये लॉ है, उतनी जल्दी ठंड होती है, ठीक है, उतनी जल्दी। यानी कि कोई भी वस्तु जितना अच्छा हीट एब्जॉर्बर होता है उतना ही अच्छा हीट इमिशन भी होता है। यानी कि जितना अच्छा हीट को एब्जॉर्ब करेगा जितना जल्दी, ठीक है, उतना ही फास्ट वो क्या करेगा, हीट को रेडिएट भी कर देगा, यानी कि बाहर भी छोड़ देगा। इसलिए जैसे शाम होते होते, यानी कि जैसे ही शाम होगा आपका, ठीक है ना, शाम होगा तो भाई ये उसमें क्या होगा, घटेगा। तो जैसे ही घटेगा तो ये हीट, जितना अच्छा एब्जॉर्बर है उतना अच्छा हीट इमीटर भी है, उतना ही अच्छा हीट को क्या करता है, रिलीज भी कर देगा। तो तुरंत आपको देखिएगा बालू जो होगा आपको ठंड रात में लगेगा। लेकिन पानी, समुद्री जो किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको क्या करेगा भाई, गर्मी का फील होगा। लेकिन जब हवाएं चलेगी तो बर्फ से जब वो पानी, जो हवाएं टकराएगी तो आपको हवा कैसा लगेगा, ठंड लगेगा। लेकिन जब पानी से, वो पानी के किनारे जब आप चलेंगे तो पानी से जब हवाएं टकरा के आएगी तो भाई ये 10 डिग्री सेल्सियस से इसका तापमान घटने में बहुत, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है ना, 20 डिग्री सेल्सियस से ये बहुत धीरे धीरे इसका तापमान घटेगा। 20 डिग्री सेल्सियस से होते होते मान के चलिए रात में ये 18 डिग्री सेल्सियस में आएगा और ये बहुत जल्दी घट के वापस से ये 12 डिग्री सेल्सियस या फिर 15 डिग्री सेल्सियस पा जाएगा। तो इसीलिए कंपैरिजन जो बालू या रेत, ठीक है ना, बहुत जल्दी ठंड भी होता है, बहुत जल्दी गर्म भी होता है, ठीक है। जैसे मूंगफली वगैरह बनाने के लिए बालू में किया जाता है ना, ठीक है। और क्यों पानी से ही सेका जाता है, इसका मेन रीजन यही है, क्योंकि पानी, क्योंकि क्या है भाई, पानी जितना जल्दी ठंडा होता है उतना, क्योंकि इसको ठंडा होने में भी, क्योंकि इसको गर्म होने में भी समय लगता है तो ठंड होने में भी इसको क्या लगेगा, समय लगेगा। और अगर आप बालू से सेकिएगा भाई, तो अगर आप सोच लीजिए, अगर आप बालू से सेकते हैं अपने बॉडी को तो तुरंत आपने उसको हीट दिया तो उसका हीट कितना अधिक हो गया होगा, या तो आपको बॉडी को जला देगा। और इससे अगर आप सेकते हैं, मान के चले बहुत अधिक गर्म नहीं करेंगे तो ये बहुत लॉन्ग इलास्टिक, अधिक समय तक आपको ये हीट नहीं देगा। लेकिन पानी क्या है भाई, मैंने क्या बताया पानी के मैंने क्या बताया इसके बारे में, कि कोई भी वस्तु जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंड होगा। कोई वस्तु जितना समय लगाएगा गर्म होने में, तो पानी को समय लगता है गर्म होने, इसलिए उसको ठंडा होने में भी समय लगे, इसलिए आप उसको 1 घंटे तक पानी से सेक सकते हैं भाई। अब बालू लेंगे तो आप 10 मिनट में वो ठंडा होगा, फिर से बालू को गर्म करिए, फिर से सेकिए कपड़ा में लेके, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी का, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब इसका एक न्यूमेरिकल्स में एग्जांपल करा देता हूँ छोटा सा, हालांकि नेक्स्ट क्लास में हमने पूरा कंसेप्ट दे दिया, इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो एक क्वेश्चन हो जाए, है ना, एक क्या हो जाए भाई, क्वेश्चन, एक एग्जांपल एकदम छोटा सा बिस्ती सा मैं क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन ये है कि भाई मान के चलते हैं कि 100 ग्राम पानी ले ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, 100 ग्राम पानी है आपका, ठीक है, 100 ग्राम पानी जिसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 ग्राम पानी है जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, मान के चलते 25 डिग्री सेल्सियस है, मान के रूम का टेम्परेचर लेके चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस में। अभी आप रूम में 100 ग्राम पानी रखे हैं जिसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसको बढ़ा करके आपको कितना कर देना है, 50 डिग्री सेल्सियस कर देना है। तो इसके लिए कितनी ऊष्मा आपको चाहिए, पहले मैं ये बताइए कौन सी ऊष्मा की बात हो रही है, लेटेंट हीट की या स्पेसिफिक हीट। भाई टेम्परेचर चेंज हो, यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है 25 से 50, और ये पानी है, यहाँ भी क्या है भाई, पानी ही है ना, तो स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा, तो लेटेंट हीट की बात नहीं होगी, ये क्लियर हो गया। तो भाई स्पेस यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेंसिबल हीट आपसे पूछ रहा है, विशिष्ट ऊष्मा बताना। तो आपको पता है, क्या पता है कि 1 ग्राम पानी का तापमान चेंज करने में, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में आपको कितनी ऊष्मा चाहिए भाई, 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, है ना। और यहाँ पे कितना तापमान आप चेंज कर रहे हैं, 25 से 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है। तो भाई सिंपल सी बात है, 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आपको कितनी ऊष्मा देना होगा भाई, इधर 25 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 25 से यानी 25 कैलोरी आपको ऊष्मा देना पड़ेगा। सिंपल सा तो क्वेश्चन है मेरे भाई, कौन सा बहुत ही तोप वाली चीजें थी, बताइए, ठीक है। अब इसी को आप क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, Q = mc डेल्टा टी। तो भाई ये मास, तो यही तो चीज मैंने लिखा कि 1 ग्राम, अच्छा एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको पानी का फिर मास भी देखना है। यहाँ मास कितना, 100 ग्राम, मुझे पता है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में, ठीक है ना, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में 1 कैलोरी उसमें लगता है। लेकिन अब आपके पास पानी कितना है भाई, 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम पानी है, ठीक है, 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी का आपको टेम्परेचर कितना चेंज करना है, 25 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, तो कितना उसमें लगेगा, तो 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी चाहिए, ठीक है। 100 ग्राम में भाई 100 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, है ना, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तो 25 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया, 2500 कैलोरी, इतना ऊष्मा। अब इसी को हम लोग फार्मूला में करते हैं, Q = mc डेल्टा टी, ठीक है। कितना मास है, 100 ग्राम है भाई, कितना कैलोरी पानी का है, 1 कैलोरी है, डेल्टा टी कितना चेंज है भाई, 25 से 50, यानी कि 25, यही आप इसको लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, बाकी ये समझ में है ना, ये फॉर्मूला नहीं यूज करना, ठीक है।
फार्मूला में अगर मैं आपको नोट्स दिखा दूँ, देखिए नोट्स में मैंने करवाया ऐसा तो लिखवाया सारी चीज़ें ही, देखिएगा जब आप स्पेसिफिक यहाँ पे देखिए लेटेंट हिट के बारे में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लेटेंट के हर ये ग्राफ वगैरह सब कुछ नोट्स में दे रखा है। देखिए की पॉइंट भी मैंने लिखा जो क्वेश्चन बनेंगे स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन, ये हो गया आपके सीजीएस यूनिट हो गया, ये आपका एसआई यूनिट मैंने यहाँ पे देखिए दिखाया भी है सारे कुछ निकाल करके एक एक करके नोट्स में। तो खैर क्या ही बोला जाए भाई, बहुत मैंने सारा स्टार मार्क्स दे रखा है कि क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। देखिए ये फार्मूला है, तो अब ये फार्मूला हम यूज नहीं करना चाहते। देखिए जैसे मैंने लिखा कि ये सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है जो कंसेप्चुअली हम लोगों ने बनाया विदाउट फार्मूला। फिर इसके बाद एक और फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। इसके साथ यहाँ पे फिर आपको ये एक और आपको फार्मूला यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने दिखाया भी होगा। देखिए ये सारा डाटा जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ। इसके बाद ये एक आपका ये फार्मूला, तो हमें ये फार्मूला यूज नहीं करना, कंसेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।